अस्सलाम वालेकुम जी, आपको PNN के क्राइसिस सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी दी जा रही है और उन अपडेट्स पे तजिया भी हो रहा है। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगला अबूरी सेटअप कौन होगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, वो खुद भी बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पैनल पे मौजूद जो हमारे तजिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, वो भी अपना तजिया साथ साथ दे रहे हैं। तो अपने इस आर में आपको खुशामदीद कहता हूँ, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और प्रेसिडेंट PNN जनाब फहद साहब ने। फहद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे लिए उस्तादों की हैसियत रखते हैं जनाब मुबश्शिर लुकमान साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा मेरीन भुट्टो साहिबा ने। मेरीन साहिबा, थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया निगार जनाब अमीर अब्बास साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मईशत में भी हमने बात करनी है, जो माशी कारकर्दगी रही गवर्नमेंट की, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब होंगे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। अभी हम आगाज़ करते हैं। मैं चूँकि हमारी जो गेस्ट हैं मेरीन साहिबा बहुत देर से वेट कर रही हैं सर, आपकी इजाज़त से। मेरीन साहिबा, क्यों इतनी एम्बिगिटी क्यों है इत्तेहादी गवर्नमेंट में? क्यों नहीं बता दिया जाता कि अगला प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? ये आखिर कौन सा ऐसा नाम है जिसको 7 पर्दों में रखा हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में लिया जी। सबसे पहले तो अब तो कुछ ही घंटों की बात है, इंशाल्लाह ताला निगरां वज़ीर आज़म का नाम बिल्कुल डिक्लेयर हो जाएगा और अनाउंस भी हो जाएगा। और कोई जी 7 पर्दों में नहीं रखा हुआ, और ये यकीनन एक कौम के लिए एक अच्छा सरप्राइज के तमाम हुकूमत में बैठी हुई तमाम सियासी जमातें हैं, उन सब के मशवरे के साथ और इन तमाम हालात को देखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछले जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो हुकूमत आई, और उस हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क को मुआशी तौर पे, जमहूरी तौर पे जिस तरह से सबोताज किया या मुल्क का हशर नशर किया, और यकीनन एक सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सर पे बिठा दी गई थी। तो मैं समझती हूँ कि अब जो इंटर्म गवर्नमेंट वो यकीनन अब थोड़ी देर में ही अनाउंस हो जाएगी, तो यकीनन सबके सामने वो नाम आ जाएगा। चलें, ठीक है। आपने कुछ क्लेम्स किए हैं मैडम, उनका जवाब भी लेंगे कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी। बास कहते हैं आप सिलेक्टेड है। मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? आप कहते हैं उन्होंने किया। अदाद शुमार ये भी बताते हैं कि कुछ अच्छा आपने भी नहीं किया। यार, इस पे मैं अपने मेहमानों की तरफ, बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। मैं एक शॉर्ट आपको सुनाना चाहता हूँ क्लिप। हुकूमत का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन जमात का हुक्मरान, जमात का हिस्सा रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बड़ी हैरत अंगेज बात उन्होंने कर दी है। कहते तारीख की बदतरीन असम्बली थी, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इसका हिस्सा रहा, और माफी मांगी है जी उन्होंने आखिर में। जरा सुनवाएं क्या कहा अब्बासी साहब ने, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी। इसकी डायसेक्शन भी करते हैं, कारकर्दगी की बात भी करते हैं। मुबश्शिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फहद साहब भी और अमीर अब्बास साहब भी, मेरीन साहबा भी। फहद साहब, सर ये वाकई ये बदतरीन असम्बली थी, और एक बंदा जो कि साबिक वज़ीर आज़म है वो ये कह रहा है कि वो शर्मिंदा है इस बात पे। देखिए ना, मैं उनकी बात में कुछ तो लॉजिक है। मसलन पहले जो PTI के 3 साल थे, उसमें असम्बली में चीख पुकार, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद के अलावा क्या था? वो याद करें ना, हर वक्त कोई बोल रहा था तो वो इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। और शुरू हुआ था जब वो इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर की थी। उस 3 साल तो कुछ भी नहीं हुआ पार्लियामेंट में, और उस पार्लियामेंट को जिस तरीके से चलाया गया, मैनेज किया गया, वो खान साहब खुद कहते रहे कि हमें जरूरत पड़ती थी कुछ दोस्तों की कि वो आके हमारा कोरम भी पूरा कराएं। तो वो तो हमने सारा देखा। फिर उसी पार्लियामेंट के जरिए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो स्पीकर ने क्या किया, किस तरीके से वो सारा मामला किया। तो वो पार्लियामेंट उस हवाले से जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं, इट मेक सेंस। अच्छा फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर PDM की गवर्नमेंट आ गई। उसमें जो आपकी सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बननी चाहिए थी, वो बाहर चली गई। ठीक, तो फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन आ गई, तो फिर भी टेक्निकली पार्लियामेंट की जो इफेक्टिवनेस थी वो फिर भी खत्म हो गई। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो जो बात करें शायद साहब वो ठीक है। लेकिन फिर भी इसको मुबश्शिर साहब इसे बदतरीन कह देना, हालांकि इसको भी आप तनकीद कर सकते हैं इस पे कि जो लेजिस्लेशन हुई है इस असम्बली ने की है वो बहुत ज़्यादा की है इन कंपैरिजन टू जो इससे पिछली असम्बली थी। जैसे फहद साहब ने कहा, वहाँ चीखो पुकार होती थी, गालम गलोच होती थी, एंटरटेनमेंट होती थी उस असम्बली में, जो इस असम्बली में नहीं थी। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि ये बदतरीन टाइम था। मेरा ख्याल है कि था, उसकी कई वजूहत है। पहले मैं एक बात करेक्ट कर दूं, मेरा नहीं ख्याल कि अगले चंद घंटों में इंटरिम का पता चलेगा। अगर ये पता चलना होता तो आज मीटिंग हो गई होती राजा रियाज की और मियां शहबाज शरीफ की। वो 2 दिन से मिल ही नहीं रहे हैं,
तो ये जितने मर्जी नाम दे दें, जिलानी साहब का दे दें, गिलानी साहब का दे दें, मुबशर का दे दें, फहद का दे दें, it does not matter. The names will be finalized when leader of the opposition and leader of the house they sit together and agree. Otherwise, election commission जाएगा. One. दूसरी बात यह है कि आप जब इस पार्लियामेंट का मुवाजना देखिए, पार्लियामेंट किन लोगों की होती है? पार्लियामेंट होती है मुंतखब अराकीन की, जिनको अवाम ने चुन के वहां बुलाए होते हैं। पहले तो ये देखें कि इन 5 साल में इसने अवाम को कितना रिलीफ दिया, चाहे पहले 3 साल आप अलग कर लें, आखिरी 2 साल अलग कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसने अवाम को क्या अच्छा दिया। बैनुल अक़वामी तौर पे हम तनहा हो गए, बिल्कुल। हमारे कर्जे जो थे वो ऑल टाइम बढ़ गए, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो इंक्रीज हो गया। अच्छा। हमारा डॉलर जो है वो 178 से पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया और आज कहाँ पे चला गया। हमारी तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, यानी अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने हुकूमतें चलानी है और लोगों को रिलीफ देनी है तो उसमें तो ये बहुत बुरी तरह नाकाम अच्छा, हुआ है। खुद को तो बहुत रिलीफ मिला है। नहीं, खुद को तो सारों को मिल गया, सबको मिल गया ना। वो तो रिकॉर्ड, वो तो गिनेस बुक में आएगा। अच्छा, गिनेस बुक में भी आएगा जितना रिलीफ मिल गया। लेकिन जो फॉरेन ऐसे केसेस में उनको खुद नहीं यकीन आ रहा होगा, मैं ख्याल बार बार पढ़ रहे होंगे, बाकी ये हो गया। वो खाप नहीं लग रहा कि अमीर अब्बास साहब, सर एक तो ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये छुपा के सीगा राज में रखना और एक अभाम क्रिएट करके रखना, हालांकि ये बात मानने को भी जहन तस्लीम नहीं करता इस बात पे कि अगर एक गवर्नमेंट एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी, इत्तेहाद में आए थे ये लोग, तो जब ये एंटर हुए थे इत्तेहाद में तो इन्होंने एग्जिट की स्ट्रेटजी भी डेफिनेटली बनाई होगी। इन नामों पर भी पहले से गौर हो चुका होगा, या इससे पहले वाले हिस्से में फहद साहब ने कहा था कि ये फैसला हो चुका हुआ है। इसको आप स्मोक स्क्रीन कह लें या इसको यूं कह लें कि एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अली अदर साहब। देखिए, नाम 25 करोड़ की आबादी में से कोई एक क्रेडिबल नाम, कोई एक अपराइट शख्सियत, कोई एक डेड ऑनेस्ट शख्सियत, कोई एक ऐसी शख्सियत के जिसके ऊपर पूरी कौम, यानी ये कौम की तर्जुमानी कर रही है ना पार्लियामान, जिसमें ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों ने मिलकर फैसला करना था। 25 करोड़ में आपको कोई एक शख्स नहीं मिल पा रहा। हालांकि आप जानते हैं कि 9 तारीख को आपने असेंबली को तहरीर कर देना है और 9 तारीख के बाद ऐवान मौजूद नहीं होगा। इसके बावजूद लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन लीडर में किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं चला। उसकी वजह यह है कि अगर तो आपने इंटरिम गवर्नमेंट इस मकसद के लिए बनानी है कि वो साफ, शफाफ, बर वक्त इंतखाबात करवाए, फिर आपके मकासद कुछ और होंगे, फिर ये जो सर्च कमेटी है फिर ये किसी और तरह से सर्च करेगी। लेकिन अगर मकासद ये होंगे कि आपने इस सेटअप को आगे चलाना है, जैसे मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह 7 महीने तो वो चीफ मिनिस्टर है, उधर से केपीके में आप देख लें 7 महीने से वो चीफ मिनिस्टर है, हालांकि वो 4 महीने से उनको चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था। तो अगर मकसद ये है कि आपने इस सेटअप को आगे चलाना है और खुद हुकूमत, यानी ख्वाजा आसिफ जैसा जय्यद वफाकी वजीर, राना सनाउल्लाह जैसे जय्यद वफाकी वजीर कह रहे हैं कि नवंबर में तो इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, कोई कह रहा है जनवरी में, कोई कह रहा है मार्च, यानी जो हुकूमत खुद कह रही है कि इंतखाबात बर वक्त नहीं होंगे, और फिर जाने से पहले इन्होंने मरदमशुमारी तो फिर ऐसा शख्स चाहिए ना कि जिसको इतनी देर तक अगर मसनद इक़्तिदार तक बिठाना है तो फिर कोई ऐसा शख्स चाहिए ना जो रिलायबल हो। तो शाह साहब वो तो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना। सवाल तो यह है कि इतनी देर तक बैठाना क्यों है? वो तो मजबूरी है ना, वो तो मजबूरी है। मरदमशुमारी हुई, मरदमशुमारी के बाद अब फिर हल्का बंदियां होंगी। अब एक टेक्निकल मामला भले वो खुद से क्रिएट किया गया लेकिन आ तो गया, अब मजबूरी है सर। चले अगर मरदमशुमारी को मान भी ले तो फिर भी 4 महीने तक इसमें एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ये देखें अमीर, आप ये सोचिएगा, लेट्स बी स्ट्रेट, कि आप नवंबर में इलेक्शंस करा दें, कौन जीतेगा? मैं कहता हूँ बड़ा सीरियस स्प्लिट मैंडेट होगा, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है इस एक पार्टी नहीं होगी तो फिर यही जीतेंगे। और उसके बाद आप उसको फिर 2 महीने में करा, या ये सड़कों पे होंगे या वो सड़कों पे होंगे। ठीक है, इस वक्त इलेक्शंस हमारे मसाइल का हल भी नहीं है। हमें तो मुआशी इस्तेहकाम पहले करना है, और हमें जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जिनकी कमिटमेंट है उनको हमको फाइनलाइज करवाना है, उनको मटेरियलाइज करवाना है, उनको रियलाइज करवाना है। उसके बाद आप कोई और बातें करें। इस वक्त आप अगले 1 साल इलेक्शन करा लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं आनी। अच्छा, जौन सी मर्जी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, ये लड़ के अब अवाम 75 साल के बाद अभी तक हम लड़ रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, इतनी शदीद पोलराइजेशन हो लेकिन गई सर है। आपको नहीं लगता कि फिलहाल जो सरे 10 मंजिल है इनकी, वो ये है भी नहीं कि हमने आपस में इलेक्शन लड़ना है। जो थ्रेट पोस्ट जहां से हो रही है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है
18 महीने में मरियम औरंगजेब और अता तारड़ तो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं तहरीक इंसाफ का नैरेटिव काउंटर करने में, वो तो इनसे नहीं हुआ। 9 मई के बाद तो हो गया, इन्होंने तो नहीं किया ना, चले वो खुद इन्होंने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी, नहीं, लेकिन हो तो ये गया। देखे वो तो जिसकी जगह थी उसने ले लिया आके, यानी इन्होंने तो कुछ नहीं किया। यही मेरा पॉइंट था पहले। हाँ, मैं आपको बताऊं कि अपने क्रेडिट पे ना ले, आप कल भी प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को ही दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार? सब कुछ आर्मी चीफ ने करना है, सब कुछ आर्मी ने करना है, तो फिर आप लोगों को क्यों हम लाते हैं? और ये 200 गाड़ियों का एंटोराज और प्रोटोकॉल और ये घर 200 एकड़, आई मीन वाई? वो शेख रशीद साहब ने सर एक दफा मेरी प्रोग्राम में आके कहा था कि अब हुकूमत हम नहीं करते, हम सिर्फ होते हैं। तो सर फिर अगर वो जैसे कि मोशा साहब ने कहा है कि वो भी होते हैं और ये भी फिर होने के लिए थे, और आगे जो होगा वो भी सिर्फ दिखाने के लिए होगा। देखिए मेरे ख्याल में जो इस वक्त सूरत है, देखें 2018 का जब पार्लियामेंट जब ये आया था तो उस वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम था, यही कहा जा रहा था। ऐसे ही। और जब ये पार्लियामेंट खत्म हो रहा है तो भी हाइब्रिड सिस्टम है, सिर्फ हाइब्रिड के अंदर कुछ प्लेयर्स आगे पीछे हो गए। ठीक। अब जो केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है वो उसी हाइब्रिड का एक कंटिन्यूएशन होगी, ठीक है। और उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो वो इसी मफरूजे पर होंगे कि वो हाइब्रिड आगे चलेगा। अच्छा, अब सवाल ये कि वो हाइब्रिड क्या है? क्या जो अभी हाइब्रिड है वो वही है जो 2018 में था? शक्लें चेंज हो गई हैं, लेकिन जो उसका ढांचा है या उसके पीछे जो उसका जो मकसद था वो क्यों था? ऑब्जेक्टिव जो थे कि वो क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि जो अभी आपने बात की कि भाई अगर इनसे नहीं हो रहा तो फिर वो आके करें, और अगर उनसे भी वो ट्राई कर चुके हैं उनसे भी नहीं हो रहा, वो जब आते हैं तो लेजिटिमेसी के इश्यूज खड़े हो जाते हैं, तो आपको एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई आके, तो इसका तो अब ये जो बना है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है और ये जो कुछ बना है, ये उसी जो हाइब्रिड मॉडल है उसकी एक नई छोटी सी मैनिफेस्टेशन है कि भाई अगर इस तरीके से काम चल जाए। अच्छा, वो काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन अभी इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, अब से लेकर अगले इलेक्शन तक ये जो मॉडल है उसी तरह चलना है, और उसी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन के बाद जो भी सेटअप आएगा वो इसी सांचे में ढला हुआ। ये आपकी बात थी, इसमें एक ग्लिच आता है सर। मैं अमीर अब्बास साहब आपको इस पे हम सब बात करेंगे सर, ये मेरा ओपिनियन है एंड आई माइट बी रॉन्ग एज वेल सर, कि हाइब्रिड सिस्टम को इन प्लेस करना है और उसको या उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, या ऐसा सेटअप लेकर आना है कि जो उसको सपोर्ट करता हो। ऐसा नहीं है अमीर अब्बास साहब, उससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये होगी कि एक ऐसी जमात, एक ऐसा शख्स या एक ऐसा गिरोह, उसके थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि वो अगर आता है तो फिर ऐसा डेंट पड़ेगा कि ये तमाम के तमाम प्लान जो है वो चौपट हो जाएंगे। तो सरे दस क्या ये कोशिश नहीं होगी? अमीर अब्बास साहब सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, जैसे मुबशिर साहब फरमा रहे थे कि इंस्टेबिलिटी रहेगी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपको इलेक्शन के बाद भी शायद अगले 1 साल तक, खैर इलेक्शन के नतीजे भी कुछ बताएंगे, लेकिन अगले 1 साल तक आपको कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अच्छा, देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दरमियान एक रिश्ता है। वो जो रिश्ता है, इज़्दिवाज है, उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वो ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब इलेक्शन के बाद भी आपको स्टेबिलिटी आती नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या फिर इलेक्शन ना करवाया जाए? ये भी कोई हल नहीं है। देखिए, या तो पाकिस्तान में हम फीफडम बना दें, कोई शेखडम बना दें, कोई मिडिल ईस्ट की तरह का आपकी सूरत हाल हो जाए, कोई नॉर्थ कोरिया वाली सूरत हाल हो जाए, चाइना की तरह एक कम्युनिस्ट पार्टी हो, फिर तो ठीक है, फिर तो कौन उसी सेटअप को तस्लीम कर लेगी एक दो जनरेशन में। बट अगर आप कहते हैं कि आपने बोर्ड बार लगाया हुआ है कि डेमोक्रेसी बचती है, तो फिर आपको इलेक्शन करवाना है। अब डेमोक्रेसी में लोग कैसे वेंटिलेट करते हैं अपने जज्बात को, लोग अपने गुस्से को, रिएक्शन को आवाम कैसे वेंटिलेट करते हैं? उसके लिए आप एक वेंटिलेटिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं हर 5 साल के बाद। उस वेंटिलेटिंग मशीन का नाम होता है इंतखाबात, इलेक्शन। अगर आप मशीन ना इंस्टॉल करें तो फिर लोगों को जो घुटन होगी, हब्स होगा, जो गर्मी होगी, इश्यूज है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रहा हूँ माजूर के साथ। मैं आपको रीजन बताता हूँ सर। हम एक वक्फा ले लें? नहीं, रहने दें। वक्फा क्या, हमें चाय मिल गई, हमने वक्फा ले लिया। मैं आपको बताता हूँ कि आप और मैं, फहद, हम लोग एयर कंडीशनड ऑफिस में, स्टूडियो में बैठ के हम ये पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं।
जो मेरा ड्राइवर है अभी जिस वक्त मैं आया हूँ, या और मेरे घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका मसला है 9 तारीख आज, यानी जो बिजली का बिल आना है या कल जो बिजली का बिल आना है इजाफे के साथ, वो उन्होंने कैसे देना। लोग मर गए हैं। देखिए, हम जमहूरियत खेल रहे हैं उनके साथ अभी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये नाकाम तरीन असेंबली है, तो इसलिए कहा कि ये सोल्यूशंस नहीं दे रही। जिन लोगों ने इस असेंबली को बनाया, चाहे वो सिलेक्टेड थे, चाहे इलेक्टेड थे, चाहे जो भी थे, हमारा और आपका काम नहीं है उनको कुछ कहना। हम तो अवाम के मैंडेट को हम तो मान रहे हैं, लेकिन दे फेल टू ब्रिंग रिलीफ। अब वो चाहे तहरीक इंसाफ उसमें शामिल है, चाहे उसमें नून लीग शामिल है, चाहे काफ लीग शामिल है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, कोई भी पार्टी शामिल है, ये सारे जिम्मेदार हैं। जो कल बिलावल ने कही बात, बिलावल ने एक्चुअली ये कहा कि आपने सियासतदान से सबको बदजन कर दिया कि यूथ जो 60-65% है वो हमसे बात नहीं करना चाहती, हमको करप्ट समझती है, हमको चोर समझती नहीं, है। वो उस यूथ के लिए जो है वो एक वो मग इंट्रोड्यूस करवाया गया है। नहीं, वो मग मर्चेंडाइजिंग है, वो मग कमाई का जरिया है, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है। हाँ, वो देखिए, वो आप जो मर्जी अच्छा, कहें, अब मुझे ब्रेक ये लेने वॉल्ट हैं, सर। डिज्नी और यूनिवर्सल में ना ये मर्चेंडाइजिंग के तरीके होते हैं पैसे कमाने के। चले सर, अगर ये भी हिस्सा रह गया था तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है। आप तब तक से चाय एंजॉय करें, मुझे ब्रेक का कहा गया। अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्फे के बाद। रिलीफ, मुबश्शिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि रिलीफ आवाम के लिए नहीं था, लेकिन जिस तबके के लिए रिलीफ था वो रिलीफ इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। अमीर अब्बास साहब शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हाजिर हैं। मौजूदा असम्बली तहलील होने जा रही है, मौजूदा हुकूमत घर जा रही है, नए इंतखाबात के लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आएगी, कब आएगी, कौन होगा, ये फैसला तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बहस भी हो रही थी नाजरीन कि इस हुकूमत ने, इस 1.5 साला हुकूमत ने क्या दिया, रिलीफ दिया नहीं दिया, आवाम के लिए मजीद मुश्किलें खड़ी की या नहीं की। नाज़रीन, इसका अहाता तो हम करते ही रहते हैं कि आवाम को इन्होंने क्या दिया, लेकिन खुद के लिए क्या किया, आवाम की हालत बदली या नहीं बदली, इस पे बहस होगी। लेकिन इनकी अपनी हालत पहले क्या थी और उसके बाद हालत क्या हुई, इस पर हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है। मैं चाहता हूं जरा आप लोग देख लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो आपने देखे हैं नाज़रीन, जो क्लिप्स आपने देखे हैं, ये है पहले के क्लिप्स। पहले से मुराद ये कि जब इल्ज़ामात लग रहे थे, उसमें से कई ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि जब ये अपोजिशन में थे तब इन पे लगे। कुछ ऐसी इल्ज़ामात जो है वो जिन पे प्रोसीडिंग्स हुई वो तब के हैं जब ये इनसे पहले वाली हुकूमत में थे। फिर जनाब वक्त बदला, जब वक्त बदला तो काया ही पलट गई। फिर क्या हुआ, जरा ये भी देखिए। ले जनाब, ये कुछ हुआ पिछले 1-1.5 साल में। जो अवाम के साथ हुआ वो ये हुआ फहद साहब कि 183 रुपए वाला डॉलर जो था सर वो 300 के करीब चला गया। 150 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 273 का हो गया। यूनिट जो है बिजली का वो 65 रुपए का हो गया। अवाम के साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। तो वो जो आपने आगाज में बात की थी कि हाँ कुछ ना कुछ तो शायद खाकान अब्बासी ठीक ही कह रहे हैं, ये वाली कारकर्दगी लेके सर ये इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इलेक्शन में यही इशू होगा। और मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट में वो डिनाइल में नहीं है कि अगर इलेक्शन जब होगा और तो अवाम उनसे यही पूछेगी कि महंगाई जो है वो आपने उसका जो एक तूफान खड़ा किया उसका जवाब ज़रा दें। अच्छा, अब उसके पीछे एक लंबी आर्ग्यूमेंट है कि जी महंगाई क्यों हुई, कैसे हुई, पहले ये वजूहात थी, उन्होंने ये किया, फिर हमने आके ये किया, फिर इंटरनेशनल प्राइसेस है, और उस पर एक आर्ग्यू हो सकता है। लेकिन महंगाई हुई तो उसी वक्त जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, ये बात है। तो जाहिर बात है कि ये एक मुश्किल काम होगा इलेक्शंस में आने की। अब इलेक्शन जब होंगे 3 महीने में होते हैं या 6 महीने में होते हैं, ये जो टाइम पीरियड है या जब भी होते हैं, जाहिर बात है ये जो पीडीएम की जो जमातें हैं वो ये चाहेंगी कि ये जो महंगाई उनके दौर में हुई है उसकी जो एक मेमोरी है वो थोड़ी कम हो जाए। वो फिट आउट कैसे होगी सर? अब देखिए ना, वो डिपेंड करता है उसमें 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो ये कि अब आएगी केयरटेकर गवर्नमेंट। ठीक, उस केयरटेकर गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने, जो केयरटेकर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फैसला है इस टाइम, फैसला क्या, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिस आईएमएफ प्रोग्राम में हम गए हैं उस आईएमएफ प्रोग्राम में जो क्रूशल जो उसके रिव्यूज आ रहे हैं वो इस केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरानिए में आने हैं, उनको पूरा करना ताकि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे। अगर इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हुई तो इस टाइम जो थोड़े बहुत हमें लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी डिफॉल्ट से बच गई है, वो खतरा फिर शुरू हो जाएगा। तो पहली अव्वलीन प्रोग्राम मिलेगा नहीं और मिलेगा नहीं। और जो आपको जो मुबश्शिर जो बात कर रहे हैं कि जो आपको सऊदी अरेबिया या चीन या वो जो बायलैटरल डोनर्स हैं
वो जो आपको पैसे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है। तो केयरटेकर गवर्नमेंट की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उस प्रोग्राम पे कोई आंच ना आने दें। सही। उसके लिए जो मजीद फैसले करने हैं उसमें अभी और कड़वी गोलियां आनी है। तो फिर वही वाली बात है, अवाम पे तो फिर अवाम पे याद रहेगा अभी उसको। दबाव कम नहीं होने जा रहा। जो PDM की जमातें हैं उनके लिए चैलेंज ये होगा कि अवाम को किस तरह कन्विंस करें। ठीक। ये जो कैंपेन टाइम आएगा ठीक है। कि देखें ये कड़वी गोली हमें मजबूरी थी वगैरह वगैरह। अब असल में अगर वो अवाम पे वो बयानिया अपना बना सकेंगे नहीं, वो बड़ा सवाल है। अच्छा मुबशर साहब, जो हालात इनके बदले हैं, हमें एक लगता था एक वक्त के नवाज शरीफ तो जेल हो गई, खत्म बात हो गई, उससे पहले जब खत्म बात हो गई, इस तरह के हालात PTI के भी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी बदल सकते हैं जिस तरह इनके बदले हैं? देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हमने तो कभी ये नहीं सोचा था, आप तो यंग हैं, मैं जिस जनरेशन का हूँ, हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि पीपल्स पार्टी और PMLN हाथ मिला लेंगे और मिसाक जमहूरियत हो जाएगा। हम उस वक्त कस्में खा सकते थे कि ये नहीं होगा। हम तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि USSR जो है, सोवियत यूनियन, वो क्रम्बल कर जाएगा और टूट जाएगा। तो हतमी चीज़ तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सही। मेरा और आपका इरादा जो है वो तो कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ, जो आप जैसे जय्यद सहाफ़ियों का मसला है ना और प्रॉब्लम है ना आप जैसे लोगों का, आप इलेक्शन खेलना चाहते हैं जिसके बाप को दवाई नहीं मिल रही है ना, उसका मसला इलेक्शन नहीं है। जिसकी माँ का इलाज होना है, जिसके बच्चे को स्कूल के लिए किताबें नहीं हैं, जिसके घर में जलाने के लिए चूल्हे में गैस नहीं है, जिसके पास बिजली का बिल देने के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं है बेचने को, इन लोगों को 6 महीने बाद की बात, 3 महीने की बात, इनके लिए क़यामत है। अगले 3 महीने में कितने लोगों को हमने खते गुर्बत से नीचे करना है और अगले 5 महीने में हमने कितने लोगों को खते गुर्बत से नीचे करना है, हमें उन चीज़ों का भी देखना है। मैं थोड़ा सा फास्ट से डिसएग्री करूँगा। इंटरिम गवर्नमेंट का ये ज़रूर काम है कि वो IMF के प्रोग्राम को फुलफिल करे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट को इमीडिएट कोई ना कोई वो अनपॉपुलर डिसीजंस करने पड़ेंगे जिनसे वो आवाम को रिलीफ दे। अब मैं एक आपको बताता हूँ, सजेशन मैं आपको देता हूँ, मैं कई महीने से PNN के ऊपर दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है जिसको घर मिलता और गाड़ी मिलती हो, और हमारी जो सरकारी मुलाजमीन को रियल एस्टेट दी हुई है, चाहे वो म्यो गार्डन हो, चाहे वो GORs हो, उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है 60-65 बिलियन डॉलर्स बनती है। हमने 3-3 लाख लेके बेच दें वापस सारी जी, लेके बेच दें सारी। मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा। मेरा मतलब है कि आप दमाद है इस मुल्क के, आप जिनकी खिदमत करने के लिए उनको आप मिलते नहीं अपने दफ्तरों में, आप 20-20 कनाल के घरों में, 40-40 कनाल की कोठियों पे। सर मेरा आपसे एक सवाल है, ये मुल्क आइन के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको एक सवाल का पहले जवाब दे दूं। पहले आइन के तहत ही तो चल रहा है, आपका प्रॉब्लम एक और है। आइन ने कहा नहीं था आपसे कि इलेक्शन करवाओ टाइम पे, आपने कराए पंजाब में, हम सारे जो है ना, हम वक्तन फवक्तन जिनके सीने में मोहब्बत की वजह से फड़क होती है ना, जो नो कॉन्फिडेंस हुआ वो भी आईनी था, मान लिया, ठीक है ना। जो नो कॉन्फिडेंस पे रिमूवल हुआ वो भी आईनी था। जो असेंबली में ना बैठे और बाहर बैठे और बाद में जाकर तनख्वाहें लेना था वो गैर आईनी था, मान लिया, ये ठीक है ना। ठीक है। जो असेंबली में नहीं बैठे और बाहर आके पार्लियामेंट लॉजेस को भी नहीं छोड़ रहे थे वो गैर आईनी। पंजाब के इलेक्शन डिले करना, मैं कहता हूं कि आपकी असेंबली थी, आपकी असेंबली थी दोनों, KP के भी और पंजाब भी, आपको मेजोरिटी चाहिए थी ना, मेजोरिटी थी आपके पास, आप तो अपनी मर्जी से भाई जिसको ये तो आप एक उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को नेगेट कर रहे हैं ना सर आप। स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन टेक्निकली तो उन्होंने कर दी डिसॉल्व। मेरी जान एक सेकंड, स्ट्रेटजी सिर्फ एक थी, पाकिस्तान को डिसमेंटल करना है, पाकिस्तान को डिसमेंबर करना है, पाकिस्तान, वरना वही परवेज लाई जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको पहले वजीर आला बनाया और फिर उसको सदर बना दिया पार्टी का। यानी पार्टी, अगर आप वजीर आला आपकी मजबूरी थी, मंजूर भट्टू को भी बनाया बीबी ने, लेकिन पार्टी का सदर तो नहीं बनाया पीपल्स पार्टी का। सर अर्ज ये है फाज साहब, क्यों फाज साहब, आप इन्हीं की बात का जवाब दे दें, क्या इस गवर्नमेंट ने वो आईनी तकाजे पूरे किए? मेरी मदद करें ये सर, जो नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है। सर इलेक्शन की नहीं पड़ी, हमें पड़ी है आइन की। आइन जो कहता है आप वो कर दें। आइन मुझे हकूक देता है, आइन आपको हक देता है, मुझे मेरा हक, आपको आपका हक, और सबसे पहला हक क्या है सर कि वो राइट टू चूज, मैं खुद चूज करूं कि मैं हुक्मरान को। देखिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इलेक्शंस, आइन कहता है इलेक्शंस 90 दिन में होने, ठीक है। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, जो कि अभी तक लग रहा है क्योंकि मर्दमशुमारी और उसकी गुजर गए ना, जो इसके बाद जो 90 दिन आएंगे, तो मैं बात करूं अभी जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो रही है, अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते तो वो जो डिले होगा
वो ऐसे नहीं होगा कि भाई हमने नहीं कराने क्योंकि बस हमने नहीं कराने, ठीक है, ये नहीं होगा। वो उसकी जस्टिफिकेशन पहले से है, और वो उसको उस पे सुप्रीम कोर्ट को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यानी मेरा नुक्ता ये है कि अभी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होने नहीं जा रही। हाँ, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी आप ये मर्दमशुमारी करा लें, उसके बाद इलेक्शन करा लें, आप उसके बाद भी नहीं कराते, फिर गड़बड़ होगी। सो मेरा जो तज्जिया कह रहा है अली, वो ये है कि इलेक्शन अगर 90 दिन से आगे जाते हैं तो वो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलेगा। फहद साहब, उसके बाद वो इलेक्शन होंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप मुझे अभी होता हुआ नजर नहीं आता। फहद साहब, मैं सर, क्या- आपको एक अर्ज कर दूं, सारों को करेक्ट कर दूं। यहाँ पे 90 दिन की कोई वो नहीं है, कैद नहीं है। उसकी वजह मैं खुद इंटरिम मिनिस्टर रह चुका हूँ और उस वक्त भी 90 दिन से आगे गए थे क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हो गई थी और किसी को पेट में दर्द नहीं उठा था कि आइन की कहीं आइन आपका सिर्फ एक दफा पामाल हुआ है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, PNN के ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि नोटिस तो आपको आएगा, मुझे तो आते ही रहते हैं, इस बार ये आपको भी आ जाएगा। आइन हुआ कि जब आपके चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी आप इस तारीख को मई की आप इलेक्शन कराएंगे, 90 दिन तो उन्होंने क्रॉस कर लिए थे वहां पे। अगर वायलेशन हुई है 90 दिन की, वो तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने की है माजरत के साथ, ठीक है ना। अब उसके बाद तो फिर सर मसला ये ना कि दूसरी बात, वो दूसरी एक मिनट, पार्टी एडमेंट थी कि हमने करवानी नहीं। मैं अब सीनियर please। सीनियर सवाल कर रहा हूं। दूसरी बात यह है, इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया गया, आइन की खिलाफ वर्जी, वो उसको पाबंद नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का इस डेट पे कराई, वो खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये पैसे आप ले लें, स्टेट बैंक को बुलाकर कहा कि आप उसको कहते आप पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइन के नाम पे, आइन को बचाने के चक्कर में आप आइन को तो एब्रोगेट कर रहे हैं। आई रेस्ट माय केस। अच्छा, इस पे मैं एक पॉइंट सर देखें, ठीक है ये सब इंटरवेंशंस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपकी बात मान गया। उससे पहले एक गवर्नमेंट है वो कह रही है सर ना हम पैसे देंगे, ना हम सिक्योरिटी देंगे, ना हम वो लोग देंगे जो इलेक्शन करवा सकते हैं। सर वो भी तो फिर गैर आईनी था ना। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलेक्शन टाइम पे होने हैं और अगर नहीं होने तो क्या वो गैर आईनी होगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान की सियासत खड़ी है उसमें बड़ा कुछ हो रहा है जो पर्दे के पीछे है, ये भी तो नजर आ रहा है। हमें ये भी नजर आ रहा है कि May 9 के बाद सूरत हाल चेंज हो गई है और उसमें जो लोग May 9 में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के उसको सुन रहा है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज हुई है जो कि गैर कानूनी है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ पे हमारी सियासत खड़ी है अली, उसमें कोई भी स्टेक होल्डर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसा इकदाम ले जिससे मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। वो नहीं होने जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जब आप लेते हैं किसी चीज का और उसके पीछे नियत आपकी कुछ और, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में इन्होंने जो एक नया सीक्रेट एक्ट जो है वो लेकर आ रहे थे और उसको रिवर्स किया, उसके एक क्लॉज को कि जी एजेंसीज किसी भी जगह पे जाके बगैर वारंट के वो तलाशी भी ले सकती हैं, अरेस्ट भी कर सकती हैं। सर अब इसको कानूनी कवर मिल जाना था, बट इन हाइंडसाइट ये क़यामत नहीं आनी। एक मिनट मेरी बात सुने, अच्छी मेरी एक बात चीज सुने। नहीं थी सर। पहली बात ये क़यामत नहीं है ये कोई। अमेरिका को ना उसकी एजेंसियों को इजाजत है कि वो दुनिया के किसी मुल्क में जाके ये कर सकते हैं और उठा के ला भी सकते हैं उसको। और उनको मिसिंग पर्सन का तो रिकॉर्ड भी नहीं जितना उनका मिसिंग पर्सन गुआंतानामो में है यार, सारे गुआंतानामो में है। वो आपकी तरह वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वाले को तकलीफ हो ना, उसको भी वहां पे गुआंतानामो पे जा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो यानी कि सर नेशनल सिक्योरिटी उनके गलत प्रेसिडेंट को फॉलो कर ले। नो, you must understand one thing. जी, Nothing takes precedence over national security. Nothing. कल को खुदा न खास्ता, मैं 1000 बार खुदा न खास्ता, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है। अब मैं कहूँ कि मैं तो बड़ा अच्छा एंकर हूँ, न्यूट्रल एंकर हूँ, PNL पे कर, मुझे DG ISP ने कहा है कि हमने ये कर लिया, ये कर। अब मैं GOC अमृतसर को फोन करूँ कि सर आप अपना मौका दे दें क्योंकि DG ISP, नो, दिस इज नो कवरेज, दिस इज नो न्यूट्रलिटी। जो नेशनल इश्यूज होती है ना, उस पर कोई चीज एप्लीकेबल नहीं होती, कोई आइन, कोई कानून। सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट। सर हमने अब देखें फिर बात अली और निकल जाएगी। जो हम वापस मैं उधर आना चाह रहा हूँ कि जहाँ बहस चल रही है ना, उस बहस में ये बात हो रही है कि जी इलेक्शन 2 साल आगे चले जाएंगे, 3 साल चले जाएंगे। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ पे मामलात खड़े हुए हैं, मुझे इलेक्शन आगे जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली कि वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम एक इस तरह की सूरत हाल में है, एंड आई एम चूजिंग माई वर्ड्स केयरफुली, जहाँ पे
आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं लेजिटिमेसी के हवाले और से। नहीं वैसे भी मार्च के बाद सेनेट और- आपकी और उड़ना शुरू हो फिर जाएगी। जैसे आप एक सर्टन टाइम से आगे जाएंगे, देखिए अभी रीजन क्या है, अपर हाउस में majority आपकी- मर्दमशुमारी से बाकी आगे आप जाते हैं और हल्का आप बंदी हो कोई जाएगी। और तरीका निकालते हैं कि जिन्हें पे और टाइम चाहिए, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खुल जाएंगी कि वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई क्योंकि भी। आपकी सेनेट डिसफंक्शनल हो जाएगी ना। अच्छा, फिर क्या इनके इख्तियार में होगा? नहीं नहीं, जो तो यही तो वो अब बात वही कर बता रहा रहे हूं, हैं, क्या आप उनकी इनके बात इख्तियार में होगा कि अगर ऐसा होता है सर, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ सर, कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये जो जमातें जो आज हर बात पे लबैक कर रही हैं, 13 जमातें सर, क्या ये इस कंडीशन में होंगी कि उसको ना होने दे, उसको ये रोक तो पाए? जमातें क्या बहुत इनका शुक्र influence होगा? करेंगी जितना इमरान ये खान तो बदनामी के साथ कल वापस जाएंगी अवाम में, इनको पता चल जाएगा। अभी जब ये अपने हलकों में जाएंगे ना, इनको पता चलना है कि इन्होंने 16 महीने किया क्या है। ये पैकेज जो आपने दिखाया लोगों को सीने पे याद है। आपने तो दालों की कीमत नहीं बताई, आपने तो प्याज की कीमत मेरे नहीं पास बताई, है सर, आपने- टाइम नहीं, लगेगा, ये देखिए मेरे पास सब आपने है। घी का नहीं बताया, लोगों को सब याद है। ये सर पावर जो कॉरिडोर्स है, असल पावर कॉरिडोर्स, इनसे हो जाएंगे दूर, क्या इन्फ्लुएंस रखेंगे सर उन पे ये? नहीं, मैं आपको कुछ और कर, इनकी तो ख्वाहिश है कि टाइम लगे। अच्छा, अगर टाइम ना लगना होता तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान में होते। तो ये और इमरान खान मिलकर एहतजाज कर रहे होंगे? नहीं, मिलता कोई नहीं इनमें से। अब इमरान को मादर साहब को ट्रस्ट नहीं करता, वो हर एक से बात करके मुकर चुका है, वो अपने सबसे बड़े बेनिफिशरी से मुकर चुका है, तो इनसे नहीं मुकरेगा, ये कोई ट्रस्ट नहीं करते उसको। ठीक है, एंड नोबडी इज प्रिपेयर्ड। बिल्कुल ठीक। फाह साहब, अभी जो मसला है, आपको लगता है कि ये अभी आपने तजिया जो है वो हम ऑफ एयर थे, वो तजिया मैं चाहूंगा आप ऑन एयर दीजिए। लेकिन एक अलायंस हो सकता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद, तो मुझे लगता है कि आपको शौक होगा, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का अलायंस हो सकता है। अच्छा, और बड़े उसके चांसेस हैं। मुझे कह दिया गया है जी वक्त खत्म हो गया है, आपने जाते जाते शौकर छोड़ा है, विश की ये बात पहले की होती है, अब से जरा मजीद बात कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुबशर साहब आपका भी बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। इस मिशन का ये हिस्सा यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।